चैनल आईटी स्टूडेंट और वो स्टूडेंट जो मेट्रो मेंटेनर, टेक्निकल हेल्पर या अन्य किसी आईटीआई इलेक्ट्रीशियन गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि हमारे इस चैनल में आपको आईटीआई सिलेबस के साथ साथ क्वेश्चन के वीडियोस भी देखने को मिलेंगे। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि अगले आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले। हेलो, वेलकम टू जानवी आईटी यूट्यूब चैनल। मैं आपका इलेक्ट्रीशियन इंस्ट्रक्टर विकास चौधरी 2012 से जेएमएनएल में सिलेक्टेड हूँ और मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या होता है? जो भी स्टूडेंट बिजली विभाग की, अपने दिल्ली मेट्रो की, अपने जयपुर मेट्रो की आदि वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस लेसन में से 10-12 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अपन जो भी आज के जो टॉपिक लेंगे वो अपन लेंगे निम्मी लैंग्वेज में, क्योंकि कई बार ऐसी एग्जाम में होती है उनके अंदर निम्मी के वर्ड आते हैं लेकिन अपने को कई बार पता नहीं हो पाता है। तो अपन जितने भी टॉपिक आएंगे उसको अपन लेके चलेंगे निम्मी लैंग्वेज में। तो आज अपन देखते हैं ट्रांसफार्मर क्या होता है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी चैनल पे नया आया है वो वीडियो को सब्सक्राइब करे तथा बेल आइकन को दबाए, जिससे आने वाले जो वीडियो है उसे प्राप्त हो जाए। चलते हैं आज के टॉपिक पे अपने ट्रांसफार्मर पे। देखो, ट्रांसफार्मर को अपन निम्मी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? परिणामी तर्क। क्या बोलते हैं अपन ट्रांसफार्मर को निम्मी में? परिणामी तर्क। और इसका जो कार्य होता है वो इसके वर्ड से पता होता है। पहले अपने को ये पता होना चाहिए ट्रांसफार्मर करता क्या है। ट्रांसफार्मर के इसका वर्ड से पता लगता है। ट्रांसफार्मर यानी ये क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में ट्रांसफर करता है। क्या करता है? ट्रांसफर करता है। और जो ट्रांसफर करता है वो करता है वोल्टेज स्टेप अप और वोल्टेज स्टेप डाउन, यानी वोल्टेज उत्साहक और अपसायक। अब ये कार्य कैसे करता है कि जो अगर अपने पास कम वोल्टेज है उसको ये हाई वोल्टेज में बदलता है, और अगर अपने पास हाई वोल्टेज है तो उसे कम वोल्टेज में ये बदलता है। उसका मुख्य कार्य होता है वोल्टेज को स्टेप अप तथा वोल्टेज को स्टेप डाउन करने के लिए काम में लाया जाता है। आज अपन पढ़ेंगे इसके बारे में इंट्रोडक्शन, यानी ट्रांसफार्मर का इंट्रोडक्शन। कई बार ट्रांसफार्मर के बारे में ऐसी चीजें होती है वो अपने को पता नहीं रह पाता है, एग्जाम में पूछा जाता है। इसका इंट्रोडक्शन अपने को पता नहीं होता है कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है। तो आज के वीडियो के माध्यम में अपन सिर्फ पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर का इंट्रोडक्शन, यानी ट्रांसफार्मर का परिचय क्या होता है। आज के जो वीडियो में जो मैंने टॉपिक लेके आया हूँ वो है आपके ट्रांसफार्मर के सिर्फ इंट्रोडक्शन। और आज अपन सिर्फ इंट्रोडक्शन के बारे में लेंगे। इसके जो पार्ट होते हैं, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत होता है, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपन आज के जो अपने परिचय है उसका टॉपिक। तो पहला टॉपिक है आपका ट्रांसफार्मर एक स्थिर युक्ति है। अपना पहले टॉपिक क्या है? ट्रांसफार्मर एक स्थिर युक्ति है। आपको पता है कि ट्रांसफार्मर के अंदर कोई घूमने वाला पार्ट नहीं होता है, इसलिए अपन बोलते हैं कि ट्रांसफार्मर एक स्थिर युक्ति है। अब घूमने वाला पार्ट कैसे? कि जैसे अपन अल्टरनेटर, जनरेटर, मोटर लेते हैं तो उनके अंदर अंदर आर्मेचर घूर्णन करता है, लेकिन ट्रांसफार्मर के अंदर भी बहुत सारे पार्ट होते हैं। वाइंडिंग होती है, कोर होती है, उसकी बॉडी होती है, कंजर्वेटर होता है। लेकिन सभी पार्ट क्या होता है ट्रांसफार्मर में? स्थिर युक्ति होता है। कोई भी पार्ट ऐसा नहीं होता जो घूर्णन करता है, इसलिए ट्रांसफार्मर को अपन क्या बोल सकते हैं कि ट्रांसफार्मर आपका एक स्टैटिक युक्ति है। जैसे मैं आपको डायग्राम में बता रहा हूँ कि ट्रांसफार्मर के अंदर ही आपकी कोर होती है, या आपकी एक वाइंडिंग होती है प्राइमरी, और एक होती है आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग। तो इसके अंदर ये जो आपकी प्राइमरी वाइंडिंग है ये भी स्थिर होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग है ये भी स्थिर होती है, और आपके ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है ये भी स्थिर होती है। इसके अंदर ऐसा कोई पार्ट नहीं होता घूमने वाला, इसलिए अपन को आपको याद रखना होगा कि ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक युक्ति है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती धारा। अब आपके लिंक लैंग्वेज में आपको याद रखना है कि ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी धारा पे कार्य करता है, डिस्क धारा यानी डीसी पे कार्य नहीं करता है। तो ट्रांसफार्मर आपके बारे में याद होना चाहिए आपको कि ट्रांसफार्मर एसी पे ही क्यों कार्य करता है, डीसी पे कार्य क्यों नहीं करता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो इंडक्शन होता है, आप सभी जानते होंगे इंडक्शन क्या होता है। ये जो आपका इंडक्शन होता है ये सिर्फ न सिर्फ आपके एसी में होता है, डीसी विद्युत धारा पे कोई इंडक्शन उत्पन्न नहीं होता है। अब इंडक्शन क्या होता है वो आपको मैं पहले बता देता हूँ कि जैसे आपके पास ये कोई कॉइल है, ठीक है। देखो दोस्तों, पहले अपन पढ़ते हैं इंडक्शन क्या होता है। कि जैसे ही मैं इस कॉइल में एसी विद्युत धारा देता हूँ तो फैराडे के चुंबकीय प्रेरण के अनुसार
इस कॉइल के अंदर क्या पैदा होता है, प्रत्यावर्ती प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है, घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है इसमें। फर्स्ट कॉइल में क्या होता है, आपका सप्लाई देते ही प्रत्यावर्ती प्रकार का घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। उसके पास में अगर कोई कॉइल लेके आते हैं अपन, इस कॉइल में अपने गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया, अगर इस कॉइल के इसके चुंबकीय क्षेत्र में अपन दूसरी कोई कॉइल लेके आते हैं तो इस कॉइल के अंदर क्या पैदा हो जाता है, ईएमएफ पैदा हो जाता है। गैल्वेनोमीटर क्या देगा आपको, विक्षेप देगा, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, आपका इंडक्शन होता है। इंडक्शन इसी चीज को अपन क्या बोलते हैं, इंडक्शन होता है। और ये जो इंडक्शन होता है वो आपका एसी सप्लाई पे होता है, डीसी सप्लाई पे किसी प्रकार का इंडक्शन नहीं होता है। अगर आप ट्रांसफार्मर को डीसी दे दोगे, जैसे मान लो अगर आपकी यहाँ पे सप्लाई डीसी दी जाए, एसी की जगह क्या दे दी जाए, आपकी डीसी सप्लाई दे दी जाए, तो इस कॉइल के अंदर आपकी डीसी का चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, लेकिन उस समय क्या होगा, आपका कॉइल का प्रतिरोध तो कम रहेगा और डीसी के अंदर विद्युत धारा का मान इसमें अधिक रहेगा। इसलिए इस वाइंडिंग का इंडक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस शून्य हो जाएगा और ये आपकी वाइंडिंग जड़ सकती है। इस वाइंडिंग में कोई यहाँ रिफ्लेक्शन उत्पन्न नहीं होगा, कोई ईएमएफ उत्पन्न नहीं होगा और वाइंडिंग जड़ सकती है। इसी के आधार पर यहाँ पे अगर अपन ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो ट्रांसफार्मर में अगर अपने यहाँ पे डीसी सप्लाई दे दी जाए, जैसे मान लो मैं यहाँ पे क्या दे दिया एसी की जगह, अगर मैं यहाँ पे एसी की जगह डीसी सप्लाई दे दी जाए तो इस वाइंडिंग का प्रतिरोध होता है कम और विद्युत धारा का मान होता है यहाँ पे डीसी के अंदर अधिक, और ये वाइंडिंग आपकी जल जाएगी क्योंकि वाइंडिंग का इंडक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस शून्य हो जाएगा और इस सेकेंडरी वाइंडिंग में कोई आपको ईएमएफ नहीं मिलेगी, इसलिए आपकी प्राइमरी वाइंडिंग जल जाएगी। अब जलेगी की स्थिति में ये भी देखो आप कि जब आपकी प्राइमरी वाइंडिंग जैसे 220 वोल्ट क्षमता की है, पहले कितनी की क्षमता की थी, 220 एसी वोल्टेज क्षमता की थी। अगर आप इसको 220 वोल्ट डीसी देते हैं अपन, उतनी ही वोल्टेज अगर अपन डीसी देते हैं तो आपकी कॉइल जलती है। लेकिन अगर मैं डीसी वोल्ट का मान कम रखता हूँ, जैसे आप मान लो आपकी डीसी वोल्टेज आपने कितने वोल्ट थी, 50 वोल्ट थी, कितने वोल्ट थी आपके, 50 वोल्ट। तो जब अपने इस कॉइल को 50 वोल्ट डीसी देंगे तो ये आपकी कॉइल नहीं जलेगी, क्योंकि कॉइल में इतनी क्षमता होती है कि वो इस 50 वोल्ट को सहन कर लेती है। लेकिन 50 वोल्ट की जगह अगर अपन 220 वोल्ट अगर डीसी दे दे तो ये आपकी कॉइल जल सकती है। इसलिए बताया जाता है कि ट्रांसफार्मर आपका डीसी द्वारा भी कार्य नहीं करता है। अगर किसी ट्रांसफार्मर को अगर डीसी वोल्टेज दे दी जाए तो वो ट्रांसफार्मर आपका जल सकता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट लेके चलते हैं अपन, नेक्स्ट टॉपिक अपना, ट्रांसफार्मर वैद्युतिक ऊर्जा को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में स्थानांतरित करता है। यानी ट्रांसफार्मर का कार्य क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में स्थानांतरित करता है। स्थानांतरित कैसे करता है वो मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। ये वाला देखो, ट्रांसफार्मर वोल्टेज का अपचयन, अपचयन बोलते हैं अपन स्टेप डाउन को और उच्चयन बोलते हैं अपन स्टेप अप को। ये ट्रांसफार्मर के कुछ निम्न के टॉपिक है, वो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो अपचयन होता है वो होता है स्टेप डाउन और आपका उच्चयन होता है वो स्टेप अप। यानी ट्रांसफार्मर का यही मुख्य कार्य होता है, यही ट्रांसफार्मर का क्या है, मुख्य कार्य होता है, वोल्टेज का अपचयन व उच्चयन करना। अब ये उच्चयन अपचयन क्या होता है, यह आपको डायग्राम में दिखाया गया है। ये जो आपका ट्रांसफार्मर होता है इसकी प्राइमरी के अंदर आपके बहुत अधिक टर्न है, लेकिन जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसमें आपके टर्न कम है। तो ये वाला जो ट्रांसफार्मर है ये होता है आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, यानी ये आपका अपचयन ट्रांसफार्मर कहलाता है। ये भी डायग्राम में आप देख रहे हो, ये कौन सा ट्रांसफार्मर है, अपचयन ट्रांसफार्मर। और अपचयन अपन बोलते किस चीज को है वो मैं आपको बताता हूँ, आपको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर अपने किसको बोलते हैं। देखो, अगर अपन प्राइमरी की बात करते हैं, अपने पास 440 वोल्टेज अगर आपकी प्राइमरी की तरफ है, ये आपकी प्राइमरी वाइंडिंग है। अगर आपने यहाँ पे इनपुट 440 वोल्टेज दिया है, कितना वोल्टेज दिया है, 440 वोल्टेज, और अगर आपको सेकेंडरी में 220 वोल्ट प्राप्त होता है, सेकेंडरी में कितना होता है, 220 वोल्टेज, तो ये क्या कहलाता है आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, अपचयन ट्रांसफार्मर। ये क्या कहलाएगा आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसकी जगह अगर अपन बात करते हैं 33 केवी की, 33 केवी को अगर यहाँ पे अगर सेकेंडरी में 11 केवी निकालता है, यानी यहाँ पर 33,000 वोल्ट देते हैं और यहाँ आपको 11,000 वोल्ट मिलती है, तो ये भी क्या कहलाता है आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, उसी प्रकार अगर अपन स्टेप अप की बात करते हैं, अपन किसकी बात करते हैं, स्टेप अप यानी उच्चायन की बात करते हैं, तो उच्चायन में क्या होता है कि ये जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है इसमें आपके कम टर्न होते हैं, और ये इसी प्रकार आपकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, जैसे ये प्राइमरी वाइंडिंग होती है इसमें आपके कम टर्न होते हैं, और ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है इसमें आपके अधिक टर्न होते हैं। अगर प्राइमरी की तरफ आप 220 वोल्ट एसी देते हो और सेकेंडरी की तरफ आपको 440 वोल्ट मिलती है, तो ये कहलाता है आपका
उच्चायक ट्रांसफार्मर यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर। यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं विद्युत शक्ति पारिश्रमिक वितरण की, तो अगर आप यहाँ पे 11 केवी की वोल्टेज दे रहे हो और आपको सेकेंडरी में 33 केवी वोल्ट मिलती है, तो ये भी आपका क्या कहलाता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। यानी पहले से वोल्टेज वो बढ़ाता है वो कहलाता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और पहले से घटाता है वो कहलाता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और ये जो स्टेप अप और अप डाउन है वो आपके सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्नों की संख्या पर निर्भर करता है। ये वोल्टेज का जो मान होता है 11 केवी को 33 में चेंज करना या फिर 220 को 440 में चेंज करना, ये जो भी कार्य होता है वो सेकेंडरी में टर्नों की संख्या पर निर्भर करता है। आपके गरीब मोहल्लों में जो लाइन होती है या जहाँ पे लाइन उत्पादन होकर आगे जाती है, ट्रांसमिशन होती है, वहाँ पे जो ट्रांसफार्मर है वो 440 केवी तक काम में लाए जाते हैं। यानी ट्रांसफार्मर आपका 11 केवी का भी होता है, 33 केवी पे भी ट्रांसफार्मर कार्य करता है, इसी प्रकार 66 केवी पे भी ट्रांसफार्मर कार्य करता है, 220 केवी तक भी कार्य करता है, और आपका 440 केवी तक कार्य करता है। यानी कि ट्रांसफार्मर भी इन वोल्टेज पे कार्य करता है। ये कहलाती है आपकी संचरण लाइन। ये क्या कहलाती है, सभी आपकी संचरण लाइन यानी हाई टेंशन लाइन। और अगर अपन बात करते हैं तो आपका ट्रांसफार्मर 220 वोल्ट पे भी कार्य करता है और आपका ट्रांसफार्मर 6 वोल्ट पे भी कार्य करता है। तो ये कहलाते हैं आपके घरेलू ट्रांसफार्मर, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर जो 220 और 6 वोल्ट पे कार्य करते हैं। और ये कहलाते हैं आपके 3 फेज के ट्रांसफार्मर जो आपकी हाई वोल्टेज पे कार्य करते हैं। पारिश्रमिक वितरण सेंट्रल लाइन में ये ट्रांसफार्मर उपयोग में लाए जाते हैं। ये कहलाते हैं आपके 3 फेज ट्रांसफार्मर और ये कहलाते हैं आपके सिंगल फेज ट्रांसफार्मर जो अपने घरेलू जैसे अपना टीवी हुआ, अपना ट्रांसमिशन हुआ, इनके अंदर ये काम में लाया जाता है। नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर की दक्षता 90 से 98% तक होती है। अगर अपन बात करते हैं ट्रांसफार्मर की, जो ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है वो 90 से 98% होती है। उसका कारण यही है कि ट्रांसफार्मर विद्युत ऊर्जा को खर्च नहीं करता है, सिर्फ वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में परिवर्तित करता है। उस समय अगर ये कुछ अगर एनर्जी खर्च होती है तो वो इसकी कोर की वजह से होती है, वाइंडिंग के प्रतिरोध की वजह से होती है, लेकिन इसमें इतनी विद्युत ऊर्जा भी खर्च नहीं होती कि इसकी दक्षता कम हो। बाकी मशीनों की अगर हम बात करते हैं डीसी जनरेटर मोटर की, तो उनकी दक्षता होती है 75 से 80% तक। कितनी होती है, 75 से 80% तक। लेकिन ट्रांसफार्मर की दक्षता आपको याद रखनी है, ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है 90 से 96%। नेक्स्ट टॉपिक आपका ट्रांसफार्मर आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं करता है। ये आपको ध्यान रखना है कि ट्रांसफार्मर कभी भी फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन नहीं करता है। ट्रांसफार्मर जो परिवर्तन करता है वो सिर्फ किस में करता है, वोल्टेज के अंदर। ट्रांसफार्मर किस में परिवर्तन करता है, वोल्टेज के अंदर करता है। उस समय आपकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो आपकी वही होती है जो पहले होती है। वो मैं आपको समझाता हूँ कैसे। जैसे किसी ट्रांसफार्मर की प्राइमरी की तरफ है आपकी 220 वोल्ट एसी, ये किसकी तरफ आपकी प्राइमरी साइड की तरफ, और यहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज। यहाँ पे आप डायग्राम में लेके चलते हैं। यहाँ पे आपकी प्राइमरी के अंदर कितनी वोल्ट है, 220 वोल्ट एसी यहाँ प्राइमरी की तरफ दे रहे हो, और आपकी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी प्राइमरी की तरफ है 50 हर्ट्ज। कितनी है, 50 हर्ट्ज। लेकिन जो द्वितीयक साइड होती है वो अगर आपकी वोल्टेज अगर आपकी 220 से अगर आप 6 वोल्ट में भी कन्वर्ट कर रहे हो या फिर आप 100 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहे हो, उस समय भी आपकी कितनी फ्रीक्वेंसी रहेगी, 50 हर्ट्ज। और फ्रीक्वेंसी को अपन निम्न में क्या बोलते हैं, आवृत्ति। ये आपको ध्यान रखना है निम्न लैंग्वेज की फ्रीक्वेंसी को अपन निम्न में क्या बोलते हैं, आवृत्ति। तो इसकी जो आवृत्ति होती है वो वही होती है जो प्राइमरी वाइंडिंग में होती है, वही आपकी सेकेंडरी में होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ट्रांसफार्मर आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं करता, इसकी आवृत्ति स्थिर होती है और ये सिर्फ वोल्टा में परिवर्तन करता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका ट्रांसफार्मर की प्राथमिक, प्राथमिक बोलते हैं अपन प्राइमरी वाइंडिंग को और द्वितीयक बोलते हैं अपन सेकेंडरी वाइंडिंग को। तो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी व द्वितीयक कुंडलन में कोई वैद्युतिक कनेक्शन नहीं होता है। यह आपको ध्यान रखना है कि ट्रांसफार्मर के अंदर जो दोनों कॉइल होती है उनके अंदर आपस में कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता है। इलेक्ट्रिकल कनेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो इस प्रकार से देखो कि सबसे पहले कोई कोर होती है उसके ऊपर मैं प्राइमरी वाइंडिंग लपेट दिया, ठीक है, ये क्या आपकी प्राइमरी वाइंडिंग लपेट दिया। आपकी प्राइमरी वाइंडिंग अलग होती है और सेकेंडरी वाइंडिंग अलग होती है, इन दोनों को आपस में कोई कनेक्शन नहीं होता। ये दोनों कॉइलें आपस में इंसुलेटेड होती है, पेपर के द्वारा इंसुलेट रखी जाती है। पहले प्राइमरी वाइंडिंग होती है, फिर इसके ऊपर इंसुलेशन लगा के सेकेंडरी वाइंडिंग स्थापित की जाती है इस प्रकार से। जैसे आपकी ये कोई कोर होती है, इसके ऊपर मैं पहले प्राइमरी वाइंडिंग लपेटता हूँ, फिर दोनों वाइंडिंगों के बीच के अंदर मैं यहाँ पे इंसुलेशन लगाता हूँ, पेपर लगाता हूँ। इंसुलेशन लगाने के बाद में फिर इसी के ऊपर क्या की जाती है, सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्मिनल निकाले जाते हैं, इधर प्राइमरी वाइंडिंग होती है।
दोनों वाइंडिंगों का आपस में यहाँ पे देखो कोई बिजली कनेक्शन नहीं है। प्राइमरी वाइंडिंग के सिरे यहाँ पे है और सेकेंडरी वाइंडिंग के सिरे यहाँ पे है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो यहाँ एक प्राइमरी वाइंडिंग की जो सेकेंडरी वाइंडिंग आती है वो आपका इंडक्शन से आती है। किससे आती है आपकी? इंडक्शन से। इंडक्शन जो कि मैंने बताया था फेरेडे के नियम से कि जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है इसी की चुंबकीय क्षेत्र का छेदन सेकेंडरी कॉइल करती है। लेकिन वो उसी शर्त पे करती है कि वो जो सेकेंडरी कॉइल होती है वो इसके चुंबकीय क्षेत्र के अंदर होनी चाहिए। अगर आप प्राइमरी वाइंडिंग को यहाँ करते हो और अगर सेकेंडरी वाइंडिंग को अगर आप यहाँ करते हो तो वहाँ पे प्राइमरी की जो छेदन है उसको सेकेंडरी वाइंडिंग नहीं कर पाती है। तो दोनों वाइंडिंगों को पास पास में स्थापित करना अनिवार्य होता है, लेकिन उनके अंदर कोई भी आपस में विद्युत इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता है। तो आपको ये टॉपिक ध्यान रखना है कि ट्रांसफार्मर की प्राथमिक और द्वितीयक में कोई वैद्युतिक कनेक्शन नहीं होता है। नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर का वोल्टेज नियमन यानी रेगुलेशन अच्छा होना चाहिए। वोल्टेज नियमन होता है रेगुलेशन। अब रेगुलेशन क्या होता है? ये जो रेगुलेशन चलता है वो आपका प्रसारण वह वितरण लाइनों में चलता है। हाई टेंशन जो लाइनें चलती है उनके अंदर रेगुलेशन चलता है। रेगुलेशन होता क्या है कि नो लोड से फुल लोड अवस्था तक जो वोल्टा में जो अंतर आता है वो कहलाता है आपका रेगुलेशन। अगर आपका लाइन का रेगुलेशन अच्छा होगा, ट्रांसफार्मर का रेगुलेशन अच्छा होगा तो आपका पावर फैक्टर भी अच्छा होगा। अगर आपका पावर फैक्टर भी अच्छा होगा तो प्रणाली की जो दक्षता होती है उसमें वृद्धि होती है। ट्रांसफार्मर की जो ये अभी मैंने दक्षता बताई थी 90 से 98%, इसमें भी वृद्धि होती है। तो आपको जो रेगुलेशन होता है उसको अच्छा बना के रखना है। और ट्रांसफार्मर इसीलिए यूज में लाया जाता है क्योंकि इस युक्ति का जो रेगुलेशन होता है वो बहुत अच्छा होता है। अगर अपन ट्रांसफार्मर की जगह स्टेप डाउन करने के लिए अगर अपन प्रतिरोध यूज में लेते हैं, अपन क्या यूज में लेते हैं? प्रतिरोध यूज में लेते हैं, उसका रेगुलेशन अच्छा नहीं होता है, इसलिए उसको प्रयोग में नहीं लाया जाता है। ट्रांसफार्मर का रेगुलेशन अच्छा होता है। नेक्स्ट आपका ट्रांसफार्मर पारेषण लाइन व वितरण लाइन में अधिक प्रयोग में लाया जाता है। अगर अपन ट्रांसफार्मर यूज की बात करते हैं तो अपन ट्रांसफार्मर का यूज अपने घरों में भी लाया जाता है। अपने जैसे अपने टीवी चलता है उसमें भी ट्रांसफार्मर होता है, अपना कंप्यूटर चलता है उसमें भी ट्रांसफार्मर होता है। लेकिन ट्रांसफार्मर जो अधिकतम यूज होता है वो विद्युत शक्ति जो वितरण लाइनें होती है, विद्युत पारेषण लाइनें होती है, हाई टेंशन लाइन होती है जहाँ पे विद्युत का जनरेशन होता है, उसके बाद में जो विद्युत आगे जाती है वहाँ पे वोल्टेज को बढ़ाने के लिए ट्रांसफार्मर का अधिक उपयोग में लाया जाता है। अपने घरों के बाहर देखते हैं अपनी कॉलोनी में बाहर ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, सड़कों पे ट्रांसफार्मर होते हैं। तो वहाँ पे अगर अपन बात करते हैं तो वितरण और पारेषण लाइन में ट्रांसफार्मर अधिक प्रयोग में लाए जाते हैं, जो वोल्टेज को स्टेप अप तथा स्टेप डाउन के लिए में लिया जाता है। नेक्स्ट आपका ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण यानी म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करता है। यह आप सभी को ध्यान रखना है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है और कैसे कार्य करता है। ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण अगर अपन निम्न की बात करते हैं तो इसको बोलते हैं अपन पारस्परिक प्रेरण। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? पारस्परिक प्रेरण यानी अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे ये कार्य करता है। कैसे कार्य करता है? अन्योन्य प्रेरण क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। अन्योन्य प्रेरण चीज को बोलते हैं कि फैराडे के नियम के अनुसार अपन चालक और चुंबकीय क्षेत्र इन दोनों के अंदर अपन इलेक्ट्रिकल एनर्जी उत्पन्न करते हैं। तो फैराडे ने ये कहा था कि चालक और चुंबकीय क्षेत्र में आपस में एक चीज में गति होनी चाहिए जिससे कि उस वाइंडिंग में क्या पैदा होता है? ईएमएफ। तो यहाँ पे अगर अपन ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपकी वाइंडिंग स्थिर है और अपन यहाँ पे प्रत्यावर्ती धारा दे रहे हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा के ऊपर जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है वो घूमता हुआ बनता है, इसलिए यहाँ पे अपन दे रहे हैं एसी विद्युत। जैसे यहाँ पे एसी विद्युत देंगे तो यहाँ पे आपका चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, प्रत्यावर्ती धारा का क्या उत्पन्न होगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। और वहीं पे आपकी जो सेकेंडरी के चालक है वो इसकी चुंबकीय क्षेत्र का छेदन करते हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग में ईएमएफ उत्पन्न हो जाती है। इसी चीज को अपन बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। ये जो म्यूचुअल इंडक्शन होता है वो दो कॉइलों का गुण होता है। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है? दो कॉइलों का गुण होता है कि पहली कॉइल में विद्युत धारा दी जाती है उसमें चुंबकीय क्षेत्र बनता है और सेकेंडरी वाइंडिंग उस चुंबकीय क्षेत्र का छेदन करके ईएमएफ उत्पन्न करती है। उसी चीज को अपन क्या बोलते हैं? म्यूचुअल इंडक्शन यानी कि अन्योन्य प्रेरण। तो यह आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? अन्योन्य प्रेरण या म्यूचुअल इंडक्शन। नेक्स्ट टॉपिक आपका ट्रांसफार्मर पावर को कभी परिवर्तन नहीं करता है। अब अगर ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो ट्रांसफार्मर कभी भी पावर को परिवर्तन नहीं करता है, वो सिर्फ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में स्थानांतरित करता है। पावर की बात करते हैं तो जो पावर आपकी प्राइमरी में होती है वही आपकी पावर किस तरफ होती है? सेकेंडरी की तरफ होती है। और ये जो पावर का जो अंतर है वो आपको जब इसका ट्रांसफार्मर रेशो का टॉपिक चलेगा, कौन सा टॉपिक चलेगा? ट्रांसफार्मर रेशो, जिसके न्यूमेरिकल आएंगे उसके अंदर आपको ये जो आपका जो ट्रांसफार्मर की जो पावर है उसके न्यूमेरिकल से पता लगता है
कि ट्रांसफार्मर की अगर प्राइमरी अगर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर अगर हम वोल्टेज को स्टेप डाउन भी कर रहे हैं तो भी क्या होगा, आपका जो पावर है वो जो प्राइमरी की तरफ थी वो आपकी सेकेंडरी की तरफ रहेगी, चाहे वोल्टेज स्टेप अप करो चाहे वोल्टेज स्टेप डाउन करो। तो ट्रांसफार्मर कभी भी पावर को चेंज नहीं करता है। दोस्तों ये था ट्रांसफार्मर का परिचय। नेक्स्ट वीडियो को अपन लेके आएंगे ट्रांसफार्मर का सिद्धांत तथा ट्रांसफार्मर की संरचना क्या होती है। तो अगर वीडियो हमारा समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।